गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण रहे, क्या ये व्यवहारवाद में सुधार है या ये व्यवहारवाद के अगेंस्ट है, क्या ये जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कहीं उसकी उत्पत्ति तो नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कौन सी अजम्पशंस लेकर चलता है, अब क्या इसकी कोई आलोचना भी है, अगर आलोचना है या इसका कोई इम्पोर्टेंस है तो वो क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये सभी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, हमने बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कैसे जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने परंपरागत टेक्निक्स या परंपरावादी दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए मानव के व्यवहार पर फोकस किया और उस व्यवहार को स्टडी करने के लिए भी उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स के इस्तेमाल पर काफ़ी बल दिया और उसे ऑब्जेक्टिव रूप से स्टडी करने की कोशिश की, यानी वैल्यूज़ को बिल्कुल नकार दिया था। तो जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने काफ़ी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का सहारा तो लिया, लेकिन इनका सहारा लेकर भी वो राजनीतिक शास्त्र को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। और इसलिए हिंच युलाओ ने कहा कि कैसे ये टाइम्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या इसकी जो प्री अजम्पशंस थी उनको लेकर कितना संकीर्ण दृष्टिकोण वाला था, इसके टूल्स एंड टेक्निक्स कितने गलत साबित हुए और इन सब की वजह से इसे अपनी सीमाओं को स्वीकार करना पड़ा और अंत में खुद व्यवहारवादियों में इतने अधिक मतभेद हो गए थे कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति 1960s में हुई। बेसिकली उत्तर व्यवहारवाद का नारा जो है वो अमेरिकन विद्वान डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब व्यवहारवादी वैज्ञानिक जो हैं वो अपनी प्रयोगशाला में बैठ के राजनीतिक तथ्यों संबंधी जो भी सामग्री या आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे, उस समय जो वर्ल्ड है वो बहुत सारी दूसरी समस्याओं से जूझ रहा था जो स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चाहे वो उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब का भय हो या जो काफ़ी देश उस टाइम पे तानाशाही व्यक्तियों की जहाँ पर उदय हो रहा था उनका प्रभाव हो, या एक तरीके से जो आप देखें कि वियतनाम युद्ध था उसने काफ़ी विकराल रूप ले लिया था, कई देशों में जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, क्लाइमेट चेंज आ रहा था, प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो व्यवहारवादी थे वो इन समस्याओं से विमुख रहे, एक तरीके से उन्होंने इससे मुंह फेरे रखा और जिसकी वजह से जो राजनीतिक विज्ञान है उसको मानवता की जो सेवा करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इसकी वजह से जो बिहेवियरल अप्रोच का प्रैक्टिकल रियलिटी से जो नाता टूट गया था वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की एमर्जेंस का एक कारण बना। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने बिहेवियरलिस्ट जो थे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाने की कोशिश की। वो ये भूल गए थे कि कोई भी सामाजिक विज्ञान जिसका नाता समाज में समाज के सम्मुख जो समस्याएं हैं, अगर उनसे नाता टूट जाता है, अगर उनसे वो अपनी आंखें मूंद देता है, तो ऐसे सामाजिक विज्ञान की साइंस होने या ना होने की कोई उपयोगिता नहीं है। इसके अलावा इसने वैल्यूज़ को दरकिनार कर दिया था, इसने मूल्यों को कोई तवज्जो नहीं दी थी, केवल फैक्ट और फैक्ट के ऊपर ये अपना फोकस करते थे, जबकि ये भूल गए थे कि वो फैक्ट हैं ही किस काम के, वो फैक्ट आखिर इकट्ठा किस लिए किए जा रहे हैं जिनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू ना हो। इस प्रकार से इन्होंने तकनीक पर इतना अधिक बल दे दिया था कि भुला ही दिया था कि आंकड़े किसके लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। और ऐसी हालात में उत्तर व्यवहारवादियों ने आवाज़ उठाई कि तथ्य जो है वो तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी कारण पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म हुआ।
इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका सोसाइटी से नाता टूट गया था। वो अपना काम केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस को एज ए साइंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने वाले मानने लगे, जबकि समाज की प्रैक्टिकल समस्याओं में उनका रोल लगभग समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म हुआ। जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म हुआ तो इस पर कुछ प्रश्न उठाए गए, या इसके बारे में जब आप भी सोचेंगे तो आपके मन में कुछ प्रश्न आते होंगे कि आखिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आखिर है क्या? क्या ये ट्रेडिशनल अप्रोच का पुनरुत्थान है? क्या ये बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट है? क्या ये बिहेवियरलिज्म में ही सुधार का मूवमेंट है, या ये कुछ और है? तो दोस्तों, अगर मैं इस बारे में बात करूं तो मैं बताना चाहूँगी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच और का रिवाइवलिज्म के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो स्वयं डेविड ईस्टन ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति या इसका पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं उन्होंने व्यवहारवाद की महत्व को स्वीकार किया है, लेकिन वो इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाना चाहते हैं। वो जो बिहेवियरलिज्म में कमियां हैं केवल उन कमियों को सुधारना चाहते हैं, ना कि उसे नकारते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि क्या ये बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उसमें सुधार की कोशिश करने वाला एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है, एक सुधारात्मक उपयोगी बनाने की कोशिश करता है। ये उसमें जो त्रुटियां आई हैं, वो जो उसमें जो कमियां आई हैं उसको के लिए सुधार आंदोलन एक तरीके से है। जो उत्तर व्यवहारवाद है ये इसकी पहली अजम्पशन या मूल मान्यता है कि जो पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र है वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी वो जो स्टडी करे वो उन समस्याओं की स्टडी करे जिनसे मानवता का भला हो सके। जो समाज के सामने फिलहाल समस्याएं हैं उनसे संबंधित सॉल्यूशन ढूंढना ही इसका उद्देश्य है। दूसरा, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये एक्शन की बात करता है, यानी ये कहता है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उनको समाज की वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान रखना चाहिए और उनसे संबंधित होकर उसमें एक क्रियात्मक भूमिका निभानी चाहिए, यानी जो ज्ञान और मूल्यों को सुरक्षित रखने में समाज की हेल्प करनी चाहिए राजनीतिक विज्ञान को। और इस प्रकार से आप देखते हैं जो उत्तर व्यवहारवाद है ना तो वो परंपरावाद की पुनरावृत्ति है और ना ही वो इसके व्यवहारवाद के अगेंस्ट में है, बल्कि ये व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन है। ये एक नई क्रांति है, एक बौद्धिक प्रवृत्ति है जो व्यवहारवाद को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने की दिशा में काम करती है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर व्यवहारवाद की डेविड ईस्टन ने 7 विशेषताएं बताई हैं। जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी, इसकी 7 विशेषताएं बताई हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि ये कहता है कि सब्सटेंस कम्स बिफोर टेक्निक, यानी कि जो तकनीक से पहले विषय वस्तु आती है। यानी ये स्वीकार करता है कि जब तक आप कोई रिसर्च करते हैं और उसका रिलेशन सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं से नहीं है, तब तक ऐसी रिसर्च किसी काम की नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। यानी सीधी सी बात वो ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी आंदोलन है वो भटक गया था, उसके लिए साधन ही साध्य बन गया था। उसने जो है आंकड़ों पर आंकड़े इकट्ठे करने की टेक्निक्स पर इतना अधिक जोर दे दिया था कि उसमें ये भूल ही गया था कि आंकड़े इकट्ठे किसके लिए किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो उत्तर व्यवहारवाद है इन्होंने आवाज़ उठाई, यानी इसकी एक खासियत ये है कि ये सब्सटेंस पर ज़्यादा जोर देता है, टेक्निक्स पर कम जोर देता है। दूसरा, ये सोशल चेंज की बात करता है, सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी थे वो स्टेटस क्यो बनाए रखने के पक्ष में थे, यानी यथास्थिति के पक्ष में थे, जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक अध्ययन में मानवीय मूल्यों को
सेंट्रल वैल्यू दी जानी चाहिए। और क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं तो ऐसे में सामाजिक विज्ञान को भी अपना बदल जाना चाहिए या इसकी परिवर्तनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता है सोशल रेलेवेंस, या एक तरीके से जो वास्तविकताएं हैं या सोसाइटी है जो उससे रेलेवेंट होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। व्यवहारवाद ने मानव समाज के सामने जो समस्याएं खड़ी थी, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की समस्या थी, चाहे वो उस समय क्लाइमेट चेंज की समस्या थी, वो जनसंख्या विस्फोट की समस्या थी या वियतनाम वॉर की समस्या थी, इन सब से उसने आंखें मूंद ली थी। जबकि उस समय पूरे वर्ल्ड पर एक तरीके से गंभीर संकट के बादल छाए हुए थे। तो ऐसे में मानव जाति की समस्याओं की ओर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि व्यवहारवादियों ने किया, उत्तर व्यवहारवादियों ने किया। इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवादी हैं ये वैल्यूज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी मूल्यों की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि जो व्यवहारवादी हैं वो एक इसे मूल्य तटस्थ विज्ञान बनाने पर आतुर थे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो ज्ञान का आधार है वो मूल्य हैं, और यदि मूल्य ही नहीं रहे तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा। यानी ये उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में मूल्य के महत्व को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि मूल्यों को केंद्रीय स्थिति देने से ज्ञान के सही उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं। इनका कहना है कि जो मानवीय मूल्य हैं उनकी अगर सेफ्टी रखनी है तो ये बुद्धिजीवियों का काम है। अगर बुद्धिजीवी जो है वो वैल्यूज़ को सिक्योर करने का काम नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य को भुला देंगे, तो वो तो केवल एक टेक्नीशियन बनकर रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो टेक्नीशियन जैसा काम करेंगे तो समाज में उनको एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है वो फिर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में जो मूल्य और चिंतन के महत्व को जो है ये स्वीकार करते हैं। छठी विशेषता इसकी है कि ये समाज में सुधार पर बल देते हैं, सामाजिक सुधारों पर बल देते हैं। यानी ये कहते हैं कि समाज में जो कमजोरियां हैं, समाज में जो दिक्कतें हैं, उनको स्टडी करके और उनका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़ सके, उसमें सुधार टाइमली किया जा सके। इसके अलावा ये एक्शन साइंस की बात करता है, यानी क्रियाशीलता की बात करता है, और ये कहता है कि जो राजनीतिक विषयों के अध्ययन करता है उनको समाज के पुनर्निर्माण में लगे रहना चाहिए। यानी उसका कहने का मतलब है कि जब ये नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जानते हैं, तो उस जानने का अर्थ है कि जिम्मेदारी को उठाएं, और काम का अर्थ है कि समाज के पुनर्निर्माण में व्यस्त रहें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसने व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की कई कमजोरियां जो थी उन पर प्रहार किया। उसने स्वीकार किया कि जो व्यवहारवाद है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा, उसमें कई कमजोरियां आ गई हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। साथ में उसने इसकी खूबियों को भी स्वीकार किया, और इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे इसने टेक्निक्स पर जो अत्यधिक बल दिया जाता था उसको कम किया, सोशल चेंज पर ध्यान दिया, सोशल रेलेवेंस पर ध्यान दिया, इसने वैल्यूज़ को फिर से पुनर्स्थापित किया, इंटेलेक्चुअल के एक्टिव रोल पर इसने ध्यान दिया। अगर हम इसके इवैल्यूएशन की बात करें तो दोस्तों इवैल्यूएशन के करते टाइम कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये कोई स्वतंत्र अप्रोच नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये इनका क्या मानना है कि जो डेविड ईस्टन है इन्होंने व्यवहारवाद दिया और इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट दिया। तो डेविड ईस्टन के विचारों में एक टाइम के साथ जो चेंज आया, उन्होंने जो फील किया उसी में सुधार किया। तो ऐसे में ये सिर्फ व्यवहारवाद के अंदर ही सुधार है, ये अपने आप में कोई नई अवधारणा नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसकी वजह से जो बुद्धिजीवियों के समुदाय हैं, जो एसोसिएशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका पॉलिटिसाइजेशन हुआ, उनका राजनीतिकरण हुआ है। यानी अगर जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर ये भी समाज में उतरकर राजनीति की सारी समस्याओं में पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय हैं वो तो राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएंगे।
इसके अलावा इन्होंने जो है कहा कि किस प्रकार से इसको एक वाइड स्प्रेड अप्रूवल नहीं मिला, काफ़ी विस्तृत अनुमोदन या समर्थन नहीं मिला, और यही कारण है कि इसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। इसे कोई एक अलग स्वतंत्र दृष्टिकोण के तौर पर नहीं देखा गया, लेकिन बेशक से इसमें ये कमियां बताई जाती रही हों, इसका महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये एक तरीके से एक सिंथेसिस के रूप में, एक संश्लेषण के रूप में हमारे सामने आया, जहाँ पे परंपरावाद वाद था, तो व्यवहारवाद प्रतिवाद, तो उत्तर व्यवहारवाद जो था वो इन दोनों की अच्छाइयों को लिए हुए था, इन दोनों की कमियों को दूर करने वाला एक संश्लेषण के तौर पर, एक सिंथेसिस के तौर पर सामने आया। इसने मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया, प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया वैल्यूज़ को, और बताया कि कैसे कोई भी विज्ञान, मतलब जो सामाजिक विज्ञान है, उसे इस बात पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो क्या क्या कदम उठा सकता है, किन विशिष्ट परिस्थितियों में क्या कदम उठाने की सोच सकता है, ताकि जो मनुष्य हैं उनके सामने एक आदर्श रहे। और इस प्रकार से जो मूल्य निरपेक्षता का सिद्धांत है, जिसने राजनीतिक विज्ञान को निर्जीव बना दिया था, उससे हटाकर इसने उसे वैल्यूज़ की तरफ भी अग्रसर किया, और इस प्रकार से इसने कहा कि वैल्यूज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने की फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा इसने क्रेड ऑफ रेलिवेंस का यूजफुल कॉन्सेप्ट दिया, यानी इसने कहा कि जो व्यवहारवाद है उसे ठीक है, साइंटिफिक है, लेकिन उसे रेलेवेंट होना पड़ेगा, उसे खुद को समाज की समस्याओं से जोड़ना पड़ेगा, उन समस्याओं के उसे समाधान ढूंढने होंगे। इसके अलावा इसने इंटेलेक्चुअल को एक तरीके से एक्टिव रोल दिया, उनसे अपेक्षा की कि वो समाज की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढें, और एक तरीके से समाज को आगे बढ़ाने में अपनी जो रिसर्च उन्होंने की है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जीवी हैं उनको इसने एक तरीके से प्रेरणा दी कि वो दृष्टिकोण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं आंदोलन है वो वास्तव में एक सुधारवादी आंदोलन है। इसने व्यवहारवाद के दोषों को दूर कर दिया है, और इसके अलावा इसने राजनीतिक शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने कहा कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर काम क्यों करें, वो सामाजिक समस्याओं को समझे ही क्यों, सिर्फ समझे ना, बल्कि उनमें उन समस्याओं का हल करने के लिए भी अपना जो योगदान दे सकते हैं वो दें, ताकि, और इसीलिए इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्शन दी है, यानी प्रत्येक शोधकर्ता और वैज्ञानिक को व्यवहारिक तौर पर कुछ करने की इसने प्रेरणा दी है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में कि आपने आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि जो व्यवहारवादी क्रांति हुई थी उसमें क्या क्या समस्याएं थी, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने पोस्ट बिहेवियरलिज्म को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाई। फिर हमने देखा कि कैसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच का पुनरुत्थान ना हो करके, या बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट कोई क्रांति ना हो करके, बिहेवियरलिज्म में ही सुधार का एक तरीके का मूवमेंट है। फिर हमने देखा कि ये दो मूल मान्यताओं को लेकर चलता है, पहला है रेलेवेंस और दूसरा है एक्शन। फिर हमने इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि कैसे ये कहता है कि जो टेक्निक है वो बाद में आती हैं और जो सब्सटेंस है वो पहले आता है, सोशल चेंज के ऊपर फोकस करता है, सोशल रेलेवेंस की बात करता है,
वैल्यूज़ की पुनर्स्थापना की बात करता है, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करें इसकी बात करता है, सोसाइटी में सुधार लाने की बात करता है और एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च की बात करता है। इसके बाद हमने देखा कि इस पर भी कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट अप्रोच नहीं है या इसने इंटेलेक्चुअल एसोसिएशंस को पॉलिटिसाइज कर दिया है इसी प्रकार से। लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि इन सब आरोपों के बावजूद भी, क्योंकि इसने वैल्यूज़ को प्रॉपर रिकॉग्निशन दिया, इसने कहा कि फैक्ट जितने इम्पोर्टेंट है उतनी वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, तो एक तरीके से ये सिंथेसिस के तौर पर उभर कर सामने आया। इसने रेलेवेंट रिसर्च को ज़्यादा हाईलाइट किया। इसके अलावा इन्होंने इंटेलेक्चुअल्स के एक्टिव रोल की तरफ इशारा किया। तो एक तरीके से ये ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच थी, ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।